Hi students, here's a new chapter for you that we are going to begin. Let's study and revise. Okay, so the first question we have is recognize the true meaning of balance of payments. BOP का true meaning find out करना है हमें. The first option is it records only the exports and imports in goods and services and transfer payments. Now, in case of MCQs, you need to be very careful. कई बार क्या होता है कि ये ओनली जैसे वर्ड्स को यूज करके हमारे ऑप्शन को ना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. एंड यू शुड नो वन थिंग कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो ये टर्म है, इट इज अ वेरी वाइडर टर्म. इसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम इसमें सिर्फ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स ही ले रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, और हम कुछ नहीं ले रहे, राइट? Second option, it records the transactions in goods, services, assets between residents of a country with the rest of the world. अगर मैं यहाँ पे देखूं, then between both these options, this is a better option, क्योंकि इसमें ये भी बता रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है between whom, किसके बीच में ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट करी जा रही है. So ये है between residents of a country with the rest of the world. And third में it records remittances, gifts and grants. क्या इसमें सिर्फ हम यही कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, because this is an incomplete definition. तो BOP में basically BOP क्या है? Let me give a short introduction. उसमें क्या होता है? ये एक फाइनेंशियली एक अकाउंटिंग मेथड होता है, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट, इन विच द गवर्नमेंट इज एबल टू कैलकुलेट इट्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस विद द फॉरेन कंट्रीज. फॉरेन कंट्रीज के साथ कितना एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा, कितना इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, उसका बैलेंस कितना आ रहा है, राइट? हमारा फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, इक्विलिब्रियम है या डेफिसिट है. सो दीज आर ऑल द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू learn through balance of payments. So this is a very important topic. Okay, next question is a balance of payment account of a country is always in balance because it is based on the principle of dash. अब ये कह रहे हैं कि balance of payment account जो है किसी भी country का, वो हमेशा balanced रहता है, ठीक है. balanced रहता है मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है बैलेंस की, that is between credit and debit. जैसे हमारे accounts में हम क्रेडिट एंड डेबिट को हमेशा इक्वल करते हैं, ठीक है. सिमिलरली बीओपी अकाउंट भी हमारा क्या है? इट इज रिलेटेड टू अकाउंट्स. मैथमेटिक्स नहीं है इसमें, कोई स्टैटिस्टिक्स भी नहीं है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली फॉर डिसीजन मेकिंग. ये जो हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, दिस इज डन थ्रू अकाउंट्स. एंड इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर नहीं है. हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बट ये जो बैलेंस वर्ड यहाँ पे यूज करा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बैलेंस वर्ड हमें ये बता रहा है यहाँ पे दैट ये जो हम इक्वल कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं इसे, इसके पीछे का हमने रीजन बताना है. सो यू विल नॉट यूज इकोनॉमिक्स हियर. सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे ये टॉपिक ही हम पढ़े ही कर रहे हैं तो हम इसमें इको को कर देते हैं. नो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो एक चीज पूछ ली है कि बैलेंस क्यों रहता है हमेशा, सो दैट इज ड्यू टू अकाउंट्स. Under the balance of payment structure of a nation, the two main categories of accounts for the classification of the transactions. BOP में हम जब अपनी transactions करते हैं, BOP में हम अपनी transactions को दो main categories के अंडर डिवाइड करते हैं, ठीक है. हमारी सारी transactions basically दो में डिवाइड हो जाती हैं. एक है current account, एक है capital account, ठीक है. In which current account is basically related to the exports and imports. एंड जो कैपिटल अकाउंट है वो मोस्टली रिलेटेड होता है थ्रू इन्वेस्टमेंट, लोन्स एटसेट्रा. मतलब इसमें ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आती हैं लॉन्ग टर्म नेचर वाली, ठीक है. एंड इसमें हम एसेट्स लायबिलिटीज की बात करते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है. सो 1 and 3 इज माय आंसर. 1 and 3 इज ऑप्शन नंबर बी. सो यहाँ पे जो मेरा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, कमिंग टू द अदर ऑप्शंस. यहाँ पे बोल रहे हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट. यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है यूनी मतलब वन, ठीक है. जैसे यहाँ पे स्कॉलरशिप है या फिर कोई भी गिफ्ट है, इसमें हमें इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता. अगर मैंने यहाँ पे फॉरेन में किसी को कोई गिफ्ट सेंड किया है, देन ये बेसिकली किसमें आएगा? यूनिलेटरल में, बिकॉज उस गिफ्ट के अगेंस्ट मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलेगी. तो ये सिर्फ वन साइडेड पेमेंट होती है, ठीक है. एंड ये जो लोन अकाउंट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. तो हमारी दो ब्रॉड हेडिंग्स यही आएंगी. एक है करंट अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट. Okay, read the following statements carefully and choose the correct alternative. You have two statements here and आपको correct alternative देखना है.
The current account includes the export and import in goods and services and transfer payments. ये basically एक perfect definition है which is telling you about the current account. कि current account में actually कौन सी चीजें include होती हैं. एक तो है exports, imports और वो भी goods and services दोनों में. ये भी ध्यान रखना है हमें. And transfer payments भी होती हैं. Transfer payments फिर से वही होती है one sided वाली. स्टेटमेंट 2 में बोल रहे हैं ट्रेड एंड सर्विसेज इज डिनोटेड एज इनविजिबल आइटम्स एंड इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम. ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है अगर हमें कोई इनकम अब्रॉड से मिल रही है. नॉन फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती. ठीक है, सो ये है फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम. इनविजिबल आइटम्स वो होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, तो इसमें हमारी सर्विसेज इंक्लूड हम करते हैं कि जो भी सर्विसेज हम फॉरेनर्स मतलब फॉरेन कंट्रीज को दे रहे हैं, ठीक है, या फिर उनसे कोई ले रहे हैं हम, सो दैट इज रिलेटेड टू इनविजिबल आइटम्स एंड ये सर्विसेज भी हम करंट अकाउंट में ही लेते हैं. राइट, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में यही है. एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लेते हैं एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो पहले होता था मतलब अभी भी होता है उसमें हम सिर्फ गुड्स को ही लेते हैं, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, दैट्स इट. उसमें सर्विसेज कंसिडर नहीं होती. सो दिस इज द डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स. इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है इंडिविजुअल आइटम्स का अंडर द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ट्रांजैक्शन. इनमें से कौन सा नहीं है एग्जाम्पल. अब मैंने आपको अभी इनविजिबल आइटम्स बताई, इसमें हमारी सर्विसेज आती है, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज दैट वी प्रोवाइड, ठीक है, टू द फॉरेन कंट्रीज, या हम उनसे कोई भी सर्विसेज लेते हैं. कोई भी ऐसी चीज जो हम स्टोर करके नहीं रख सकते एंड जो एक्चुअल में इनविजिबल आइटम्स है, तो वो कौन सी नहीं है इसमें. एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट. अब ये जो हमारी एयर इंडस्ट्री होती है, सी इंडस्ट्री होती है, बेसिकली दीज आर द सर्विसेज. ये हमें सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है. सो ये तो है हमारी सर्विस. एजुकेशन रिलेटेड ट्रैवल, हम एजुकेशन को देख नहीं सकते, तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रैवलिंग की सर्विसेज है तो ये सारी हमारी इनविजिबल आइटम्स में आती हैं. पोस्टल एंड कुरियर, ये भी सर्विसेज होती है. ठीक है, जैसे हमारे घर में कुरियर्स आते हैं तो हमें सर्विस मिल रही है एक. ठीक है, दीज आर ऑल्सो सर्विसेज. मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजैक्शंस. अब कई स्टूडेंट्स को इसमें समझ ये नहीं आएगा कि मर्चेंडाइज का मीनिंग क्या है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मर्चेंडाइज का बेसिकली मतलब होता है, मर्चेंडाइज का बेसिक मीनिंग होता है स्टॉक और इन्वेंट्री, यू कैन से. ठीक है, एंड स्टॉक या इन्वेंट्री ये जो भी चीज है ये बेसिकली एक विजिबल आइटम है, मुझे दिखती है बहुत अच्छे से. ठीक है, कि स्टॉक क्या है, इन्वेंट्री क्या है. सो मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजैक्शंस, स्टॉक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस है वो सारी हमारी इनविजिबल आइटम्स में आएंगी. ओके, अब हमें बताना है डैश आर द रिसीट्स व्हिच द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिसीव फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू मेक एनी प्रेजेंट और फ्यूचर पेमेंट्स इन रिटर्न. अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सी ऐसी रिसीट्स हैं जो किसी कंट्री के रेजिडेंट्स फ्री में लेते हैं, रिसीव करते हैं, उन्हें कभी भी कोई भी पेमेंट इन रिटर्न नहीं करनी, ना ही आज करनी है और ना ही फ्यूचर में करनी है इन रिटर्न. सो ये हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था. एंड अ वेरी गुड एग्जांपल इज गिफ्ट. ठीक है, सो एक गिफ्ट एक ऐसी सर्विस है, या सर्विस नहीं कह सकते हम, गिफ्ट एक ऐसी रिसीट है, अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो उसे कुछ रिटर्न में नहीं देना है. ठीक है, कैपिटल रिसीट तो हमारी अलग होती है जिसमें हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. एंड फैक्टर इनकम वही होती है अगर हम कोई सर्विस रिसीव कर रहे हैं तो उसकी जब हम पेमेंट करते हैं, तो इसमें पेमेंट हो रही है. ट्रांसफर पेमेंट में हम कोई पेमेंट नहीं करते. वर्ड में पेमेंट वर्ड जरूर आ रहा है बट दैट डजंट मीन कि इसमें आप कोई पेमेंट कर रहे हो. The balance of exports and imports is referred to as dash. ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रेड बैलेंस. ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है कि एक कंट्री में जो ट्रेड हो रही है, बेसिकली ट्रेड क्या होती है, ट्रेड होती है एक्सपोर्ट करना और गुड्स को इंपोर्ट करना. ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ये कितनी बैलेंस्ड है. ठीक है, अगर मेरा बैलेंस, अगर मैं अपने इस बैलेंस की बात करूं, मेरा ये बैलेंस अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, नेगेटिव बैलेंस क्लियरली मीन्स दैट इंपोर्ट्स जो है मेरे
वो डेफिनेटली मेरे एक्सपोर्ट से ज्यादा है, विच इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री। ये चीज अच्छी नहीं है कि हम बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं चीजें, हम इंपोर्ट कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सेल कम कर रहे हैं, बाहर परचेज ज्यादा कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो गया। सिमिलरली अगर बैलेंस पॉजिटिव होगा तो एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, तो ये ट्रेड बैलेंस हमें बताता है कि हमारी ट्रेड कितनी बैलेंस्ड है, हम कितना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, राइट। अ स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ दैट फेवर्स द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बतानी है जो कि हमेशा फेवर करती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन इन योर ओन कंट्री, अपनी कंट्री में जो प्रोडक्शन होती है, which are imported from the rest of the world is called what? अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कौन से गुड्स की बात हो रही है? जो हम बेसिकली इंपोर्ट करते हैं, जो गुड्स लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जो ये कहती है कि इंपोर्ट को कैंसिल करके इसको खुद प्रोड्यूस करो, ठीक है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करो उन गुड्स को जो आप बाहर से ऑर्डर करते हो, राइट। सो इसका मतलब होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सी, अगर आपको ये क्वेश्चन ना भी आता हो ना, यू कैन इवन देन आंसर दिस क्वेश्चन हाउ। यहाँ पे मुझे क्या समझ आ रहा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन का क्या मतलब है? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करो, दैट इज अ गुड थिंग, बट एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि वो ये बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो, राइट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ पे बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस्ड ग्रोथ में तो यही है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल होने चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं बोल रहे कि अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करो। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो भी बैलेंस होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बीच का। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं दैट सब्स्टिट्यूट करो, जो हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स, उन गुड्स को सब्स्टिट्यूट करो विद योर ओन प्रोड्यूस्ड गुड्स, अपनी कंट्री के प्रोड्यूस करे हुए गुड्स से उनको सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द गुड्स। समझ ही आ रहा है देख के कि इंपोर्ट करने वाली चीजों को सब्स्टिट्यूट करो अपनी कंट्री की चीजों से। Assertion is balance of payment represents better pictures of an economic transaction with the rest of the world than the balance of trade. Okay. So यहाँ पे कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बेटर पिक्चर रिप्रेजेंट करता है एक कंट्री की एज कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड उतनी अच्छी पिक्चर नहीं रिप्रेजेंट करता, क्योंकि बीओपी जो है वो क्या चीज, इट टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सचेंज ऑफ बोथ द इनविजिबल एंड विजिबल आइटम्स, व्हेयरएज बैलेंस ऑफ ट्रेड डजंट। अब ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। बीओपी में क्या आता है? सर्विसेज एंड गुड्स दोनों आती है, एंड बीओटी में सिर्फ गुड्स आती हैं, राइट। सो व्हाई बीओपी इज बेटर? क्योंकि ये विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स को भी कंसिडर करता है एंड इनविजिबल मतलब सर्विसेज को भी। सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। एंड असर्शन रीजन के लिए आई टोल्ड यू अ वेरी नाइस शॉर्टकट। वो क्या है कि आप बिकॉज लगा के अपने स्टेटमेंट को ज्वाइन करके देख सकते हो। यहाँ पे क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट रिप्रेजेंट्स बेटर पिक्चर, ये सब स्टेटमेंट थी, बिकॉज BOP takes into account the exchange of both invisible and visible items। तो हाँ ठीक है, ये रीजन यही बता रहा है कि BOP क्यों बेटर है, क्योंकि वो दोनों को लेता है। सो इट इज करेक्ट। What not constitutes in capital account? कौन सी चीज कैपिटल अकाउंट में नहीं आती? मैंने आपको बताया हर टाइप के इन्वेस्टमेंट, लोन, बोरोइंग्स, ये सब कुछ आती है। इनविजिबल आइटम हमारी सर्विसेज होती हैं, ये हमारी करंट में आती हैं। These items are not a part of capital account. Identify the correct alternative about autonomous items. Autonomous items का वो मतलब होता है जो एक्चुअल में बिल्कुल इंडिपेंडेंट आइटम्स होती हैं, उन्हें स्टेट ऑफ बीओपी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट आइटम्स, ठीक है। बीओपी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इन ट्रांजैक्शंस को उससे कोई लिंक नहीं है, इस चीज से नो लिंक। तो ऑटोनॉमस का वैसे नॉर्मल मीनिंग भी यही होता है, फ्रीडम, जिनके पास पूरी फ्रीडम है। तो ये ऐसी आइटम्स हैं जो हम ऑब्वियसली इनकर कर सकते हैं, लेकिन इनका हमारे बीओपी से कोई लिंक नहीं होता, राइट। इनको हम अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं, बिकॉज एक्चुअली ये बियॉन्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट ही होती है। तो इसके ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से ऊपर वाली आइटम्स होती हैं जो उसमें इंक्लूड नहीं होती। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अबव द लाइन आइटम्स।
जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वेलफेयर के लिए ही करी जाए, सो दिस इज नॉट नेसेसरी। ये एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है। समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि ये वेलफेयर के लिए करी जाए, बट नॉट ऑलवेज। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस मेड इंडिपेंडेंटली, ये हमने पढ़ लिया। ऑटोनॉमस का मतलब ही इंडिपेंडेंट होता है। इसमें सिर्फ ऑफिशियल ओनली वर्ड वाली, तो वैसे ही ओनली वर्ड वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं, यू नीड टू रीड देम वेरी केयरफुली। ओनली हो गया, या फिर जैसे अगर हम ओनली वर्ड यूज कर लें तो ओनली का मतलब हो जाता है कि सिर्फ यही वाली बात हो रही है यहाँ पे, राइट। सो ओनली जैसे कोई भी अगर वर्ड्स हैं जो सिर्फ इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो हमारा पार्ट नहीं होते स्टेटमेंट के, एंड इसमें तो बिल्कुल नहीं है। इसमें सिर्फ ऑफिशियल रिजर्व वाली ट्रांजैक्शन आएंगी, दिस इज नॉट नेसेसरी। सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो ऑटोनॉमस होती है, एक होती है अकोमोडेटिंग आइटम्स, उनकी भी आगे टर्न आएगी। ठीक है, सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड देयर डिफरेंस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीओपी का। ये दो अलग अलग टाइप ऑफ आइटम्स होती हैं जिन्हें हम कंसिडर करते हैं। आगे मैं बताऊंगी आपको अकोमोडेटिंग का भी। बीओपी सरप्लस कब होता है? बीओपी का सरप्लस, देखो सरप्लस वर्ड का मतलब ये होता है जब हमारी रिसीट हमेशा ग्रेटर होगी पेमेंट से। ये तो चीज हमें अंडरस्टूड है। हमें कभी भी कोई भी बजट है, कोई भी स्टेटमेंट है, उसमें सरप्लस हमें कब दिखेगा? जब हमारी रिसीट ग्रेटर है पेमेंट से। सो यहाँ पे अगर अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरी कब कब रिसीट ग्रेटर हो रही है। पेमेंट ज्यादा है रिसीट से, ये तो हमने बोला ही नहीं। हमने क्या बोला है? रिसीट ज्यादा होनी चाहिए। ऑटोनॉमस रिसीट, यहाँ पे अलग अलग टाइप की बात हो रही है। एक में ऑटोनॉमस, एक में अकोमोडेटिंग, दोनों का मीनिंग ही डिफरेंट होता है। सो यहाँ पे दोनों को हम ऐसे एक साथ नहीं ले सकते, राइट। अब रिसीट और पेमेंट को देख के इसको टिक मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग टॉपिक्स की बात हो रही है। हम दो अलग अलग टॉपिक्स को कंपेयर नहीं कर सकते। ऑटोनॉमस रिसीट अगर मोर है ऑटोनॉमस पेमेंट से, नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें हम सिर्फ ऑटोनॉमस की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। नाउ वी कम टू द टॉपिक आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती है। अकोमोडेट का मतलब होता है कंपेंसेट करना। ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम कंपेंसेट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेटिंग का मतलब होता है अगर हमारा बीओपी का बैलेंस इन एनी केस नेगेटिव है, या बीओपी हमारा अनफेवरेबल चल रहा है, जैसा एक कंट्री चाहती है बीओपी को वो वैसा नहीं चल रहा है, देन हम अकोमोडेटिंग आइटम्स को लेकर आते हैं अकोमोडेट करने के लिए। जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं बोरोइंग्स, या कोई भी ऐसी आइटम्स जो हमारे लॉस को कम करेंगी, जो हमारे डेफिसिट को कम करेंगी। ठीक है, और हमारे डेफिसिट को, हमारे लॉस को कौन सी चीजें कम कर सकती हैं? अगर मैंने इन एनी केस बोरोइंग करी कंट्रीज से, दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, अगर मैं किसी भी टाइप की बोरोइंग करती हूँ टू ब्रिंग माई बीओपी इन अ फेवरेबल कंडीशन, तो वो उनको हम अकोमोडेटिंग आइटम्स बोलते हैं। ये अकोमोडेटिंग आइटम है हमारी, राइट। ओके, सो बेसिकली अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन सी होती हैं? लेट्स सी। मेंट टू रिस्टोर द बीओपी बैलेंस। ठीक है, ये हमारे बीओपी के बैलेंस को ठीक करने के लिए ही बनी है, राइट, कंप्लीटली करेक्ट। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस, क्या इनकी वजह से बीओपी इम्बैलेंस हुआ है? नो, ये एक्चुअली हम तब करते हैं जब हमें अपने बीओपी को बैलेंस करना हो। ठीक है, ऑलरेडी अकोमोडेटिंग आइटम्स की इंट्रोडक्शन क्वेश्चन यहाँ पे तब होती है जब ऑलरेडी बीओपी इम्बैलेंस हुआ है। ठीक है, तो ये आइटम्स को इंट्रोड्यूस तब करा जाता है जब बीओपी नेगेटिव में चल रहा हो। सो दे आर नॉट द रीजन फॉर द इम्बैलेंस इन बीओपी। मेंट टू करेक्ट द बीओपी इम्बैलेंस, ये ठीक है, रिस्टोर हो या करेक्ट हो वो एक ही बात है, ठीक ही करना है हमने दोनों केसेस में। So my correct answer is option number A and C, that is both A and C. Option number D मेरा correct answer है यहाँ पे, जो ये कह रहा है that accommodating items restore भी करती हैं और correct भी करती हैं. Both FDI and FII are related to investment in a country. Which one of the following statement best represents an important difference between the two? अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होती है FDI, एक होती है FII. FDI और FII दोनों इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करती है दोनों के डिफरेंस को? ओके, FII helps bring better management skills and technology while FDI only brings in capital. आपको नहीं लग रहा ये एकदम उल्टा लिखा हुआ है?
हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री एफडीआई को क्यों सपोर्ट करती है? क्योंकि एफडीआई हमारी कंट्री में बेटर मैनेजमेंट स्किल्स भी लेकर आता है एंड टेक्नोलॉजी भी लेकर आता है। हाउ? अब ये हाउ का ध्यान से सुन लो। यहाँ पे हाउ में क्यों कह रही हूँ दैट बेटर मैनेजमेंट स्किल्स कैसे? एफडीआई का मतलब है कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं, सो बेसिकली मैनेजमेंट स्किल्स बेटर हो गई। अगर बाहर के लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करके अपनी मैनेजमेंट खोल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी बिल्डिंग्स, कंपनीज ओपन करेंगे, सो मैनेजमेंट स्किल्स बेटर होंगी एंड वो बेटर टेक्नोलॉजीज भी लेकर आएंगे। सो ये पॉइंट गलत हो गया, ये ऑपोजिट लिखा हुआ है। एफआईआई हमेशा कैपिटल लेकर आता है और एफडीआई हमेशा बेटर मैनेजमेंट स्किल्स लेकर आता है। एफआईआई हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल। अच्छा, एफआईआई का मीनिंग होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जैसे किसी भी कंपनी के शेयर्स हो गए, उनके बॉन्ड्स हो गए, तो जब फॉरेन इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो जनरल अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कैपिटल की। लेकिन एफडीआई किस में इंक्रीज होती है? एफडीआई का मतलब है जैसे सपोज सिर्फ मोबाइल फोन्स में या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री कह सकते हो आप, या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस इंडस्ट्रीज जिसके अंदर एफडीआई हो सकता है। ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ एफडीआई इन सेक्टर्स की बात हो रही है कि एफडीआई इनको टारगेट कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे भी पढ़ लेते हैं एक बार। एफडीआई फ्लो करता है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में होते हैं शेयर्स। सेकेंडरी मार्केट क्या मतलब होता है? जहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइटम्स में। जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने उनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, राइट। सो एफआईआई टारगेट्स द, ये टारगेट्स है। एफआईआई क्या टारगेट करता है? सिर्फ प्राइमरी मार्केट को। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? इन विच द शेयर्स हैव बीन ट्रेडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एफआईआई हमेशा प्राइमरी को ही करेगा, इनफैक्ट ये उल्टा लिखा हुआ है। अगेन एफडीआई जो है वो प्राइमरी मार्केट को टारगेट करता है, जो न्यू मार्केट अभी स्टार्ट होने वाली है। जैसे कोई भी न्यू टेलीकॉम सेक्टर में कोई न्यू एंट्री आना चाहती है, सो एफडीआई हम उसमें करते हैं। एफआईआई होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों में होती है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। FII is considered to be more stable than FDI. FDI actually more stable होती है। FII हमारी थोड़ी comparatively less stable होती है because shares and all के जो prices होते हैं, shares and all के जो prices होते हैं, आपने देखा होगा शेयर मार्केट बहुत ही unstable and risky मार्केट है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा होता है। आपको नहीं पता कब आपके शेयर्स की वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगी, राइट, कब शेयर्स डाउन हो जाएंगे। सो FII शेयर से रिलेटेड है और जो भी चीज शेयर्स से रिलेटेड होगी वो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकती। सो दिस इज आल्सो रॉन्ग, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होता है? बीओपी इक्विलिब्रियम में तब होता है जब हमारे सी मतलब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट जीरो के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर करंट अकाउंट में मेरा इन एनी केस 200 करोड़ का लॉस हो रहा था, तो वो लॉस जो है वो कैपिटल अकाउंट से फुलफिल हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। 200 करोड़ में कैपिटल अकाउंट में बेनिफिट हो गया था, इसमें लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर जीरो आ गया। दैट मींस हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो बीओपी है कंट्री की, दैट इज स्टेबल, वो इक्विलिब्रियम में है। एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ। अगर वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट अगर कभी भी इंपोर्ट से कम है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होगा, मेरी बीओटी अनफेवरेबल होगी। सिंस दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे बीओटी की बात कर दूंगी, इट्स फाइन। वैसे भी मेरे ऑप्शंस में सबसे परफेक्ट यही है, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैपिटल अकाउंट से लिंक्ड नहीं होते, करंट अकाउंट से लिंक्ड होते हैं, तो सी और डी तो दोनों ही गलत है। मैं आगे पढ़ूंगी ही नहीं, जैसे ही मैंने कैपिटल अकाउंट देख लिया, आई विल जस्ट क्रॉस देम आउट, क्योंकि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो इस क्वेश्चन में जिसकी बात हो रही है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। Next is Government of India does not allow 100% FDI in all the sectors. सही बात है, गवर्नमेंट सारे सेक्टर्स में FDI अलाउ नहीं करती, ठीक है। सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स में अलाउड होता है दैट अ फॉरेन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट। यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ ही सेक्टर्स में अलाउड होती है। क्यों? लेट्स सी क्या ये रीजन सही है या नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एन एसेट। तो ठीक है, ये देखो, ये दोनों कंप्लीटली रिलेटेड है। पहले मैंने ये देख लिया कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। फिर बाद में मैंने क्या देखना है कि क्या ये दोनों लिंक्ड है, क्या ये मेरा असर्शन और ये मेरा रीजन दोनों लिंक्ड है या नहीं।
सो मैंने यहाँ पे देखना स्टार्ट कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ नहीं करती, कंप्लीटली करेक्ट। नेक्स्ट इज क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओनरशिप भी दे देती है उन्हें, ठीक है, जो पर्सन यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है वो उसका ओनर भी बन जाएगा। अगर वो किसी चीज को खरीद रहा है या कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब हमारी कंट्री में उसको ओनरशिप मिल गई उस चीज की, ठीक है, वो ओनर है उस चीज का, हमारी कंट्री का नहीं चलेगी फिर उस चीज पे, राइट। सो इट इज कंप्लीटली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में कब है? अब हमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया तो डिसइक्विलिब्रियम यू कैन ऑलरेडी रीड फ्रॉम हियर। देखते हैं जब करंट अकाउंट बैलेंस नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये भी डिसइक्विलिब्रियम होगा। अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को ऐड करके कोई पॉजिटिव नंबर आ गया तब भी डिसइक्विलिब्रियम है, कोई नेगेटिव नंबर आ गया तब भी डिसइक्विलिब्रियम है। दैट मींस माय करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। इन सब केसेस में ही ये पता चल रहा है कि हमारी बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है। करंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट होता है when, let's see all the options, current account receipts are more than the current payments, receipt payments से ज्यादा है, receipt payments से ज्यादा है, value of visible exports is greater than the value of invisible imports, visible export हमारी ग्रेटर है इनविजिबल इंपोर्ट से। सो अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ फॉरेन बोरोइंग इज ग्रेटर देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग हमारी इन्वेस्टमेंट से ग्रेटर है। अब मुझे ये चीज लिखने की भी यहाँ पे नीड नहीं है, बिकॉज जैसे ही मैंने बोरोइंग वर्ड देखा, इन्वेस्टमेंट वर्ड देखा, मुझे समझ आ गया ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये जो ऑप्शन है ये कैपिटल अकाउंट से लिंक्ड है, इसका करंट अकाउंट से कोई लिंक ही नहीं है, राइट। ओके नेक्स्ट इज नन ऑफ द अबव। सो करंट अकाउंट डेफिसिट मेरा किस केस में होगा? करंट अकाउंट डेफिसिट मेरा किसी भी केस में नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट केस में, सो दिस इज माय करेक्ट आंसर, फर्स्ट केस में रिसीट मोर है तो वैसे ही डेफिसिट नहीं होने वाला, नेक्स्ट में एक्सपोर्ट मोर है तब भी नहीं होगा, राइट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आता है एक इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है, उन्हें रेंट रिसीव हुआ गूगल से रिसीव हुआ। This transaction would be recorded on dash side of dash account। अब बताओ कौन से अकाउंट की कौन सी साइड पे? कौन सा अकाउंट मतलब करंट और कैपिटल, और कौन सी साइड मतलब डेबिट और क्रेडिट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू आंसर हियर। लेट्स सी अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी इंडियन कंपनी को न्यूयॉर्क से मिल रहा है रेंट तो ये अच्छी चीज है, क्रेडिट साइड पे ही आएगा, हमारा लॉस तो है नहीं इन एनी केस। और ये कोई भी नॉर्मल पेमेंट, ये जैसे मुझे रेंट रिसीव हुआ है, सो दिस इज डेफिनेटली माय करंट अकाउंट। ये सारी करंट वाली ट्रांजैक्शंस होती है, शॉर्ट टर्म वाली हमारी, ठीक है। सो ये जो शॉर्ट टर्म वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं ये हम करंट में लिखते हैं, अनलेस एंड अंटिल दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, लोन्स, बोरोइंग्स, वो कैपिटल में नहीं आती। सो ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर, दैट इज क्रेडिट एंड करंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? Borrowings from the ADB बैंक कौन सा होता है? एशिया डेवलपमेंट बैंक by the government is an accommodating transaction। सही बात है, अगर हम कोई भी बोरोइंग्स कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बोरोइंग्स वर्ड आपने जहां भी पढ़ा आपको पता चल जाना चाहिए कि वो अकोमोडेटिंग है। अगर हमने लोन्स दिए भी हैं टू श्रीलंका बाय द गवर्नमेंट आर एन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। यहाँ पे क्या है कि हमने श्रीलंका को लोन्स दिए हैं, हम उनकी भी कंपनसेशन करवा रहे हैं, सो ये भी अकोमोडेटिंग है अगर हम लोन्स दे रहे हैं या ले रहे हैं। बाइंग ऑफ मशीनरी फ्रॉम जापान, हो सकता है हमारा जो मशीन का जो अकाउंट है, यहाँ पे हमारी मशीनरी काफी आउटडेटेड है, अगर हम उसको बाय कर रहे हैं तो वो भी हम कंपनसेट कर रहे हैं अपने लॉसेस को, तो ये भी ठीक है। ओके सो बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक इज एन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जो हम बोरो कर रहे हैं पब्लिक से, वो चीज हम यहाँ पे अकोमोडेटिंग में नहीं मानते, ठीक है, वो नॉर्मल पब्लिक से बोरोइंग हो रही है, उससे कोई कंपनसेशन नहीं हो रहा, ठीक है। सो दिस इज नॉट नोन एज एन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। Identify which is the balancing item that is used to balance the balance of payment disequilibrium। कौन सी यहाँ पे balance of payment disequilibrium को मैच करेगी, मतलब कौन सी आइटम को हम यूज करेंगे कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम को फिनिश कर पाए या उसको बैलेंस कर पाए। कैपिटल अकाउंट में हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि इससे हमेशा बैलेंस ही होगा, करंट में भी जरूरी नहीं है। एरर्स एंड ओमिशंस ठीक है, हम एरर्स और ओमिशंस को ठीक कर दें, अगर कोई हमने आइटम्स ओमिट कर दी हैं उन्हें करेक्ट कर दें तो हो सकता है हमारा डिसइक्विलिब्रियम फिनिश हो जाए, ठीक है।
समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये जो डिसइक्विलिब्रियम दिखता है हो सकता है ये बाय मिस्टेक हो. सो ये मिस्टेक्स अगर हम करेक्ट कर देंगे देन वी कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम हमेशा इन्हें टू अब्रॉड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू एंड फ्रॉम वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये मैथमेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है वहां पे भी और यहाँ पे भी है. टू का मतलब होता है, यहाँ पे टू का मीनिंग क्या है? हमने अब्रॉड में दी है ट्रांजैक्शंस, मतलब की है अब्रॉड के साथ, हमने गिफ्ट भेजे हैं अब्रॉड. तो ये क्या है? हमारे यहाँ से तो निकल रहा है ना, राइट? सो यहाँ से अगर निकल रहा है तो हमारे करंट अकाउंट के तो डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ. अगर हम दे रहे हैं तो मेरा अकाउंट तो डेबिट हो गया है इस साइड से. सो दैट इज वाई. अगर हम कंट्री में मेक इन इंडिया करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेक इन इंडिया कैंपेन जो स्टार्ट हुआ है इन 2017 इन इंडिया, कि हम हर चीज इंडिया में ही बनाएंगे एंड वी विल रिड्यूस आवर इंपोर्ट्स टू मिनिमम. इससे किस चीज का बैलेंस इंक्रीज होगा? इससे डेफिनेटली हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस इंक्रीज होगा. डेबिट का बैलेंस इंक्रीज करने से हमें लॉस होता है, बेनिफिट नहीं होता. सो यहाँ पे बेनिफिट की बात हो रही है. मेक इन इंडिया एक अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज से हम बेनिफिट कैसे लेंगे? दैट यू नीड टू फाइंड. नेक्स्ट इज, अगर हमें कहीं भी ट्रेड डेफिसिट, अगर कभी भी ये लगा गवर्नमेंट को दैट दे आर फेसिंग अ ट्रेड डेफिसिट एंड उनकी इंपोर्ट अगर इतने हैं, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट क्या 2000 होगी? नाउ दे आर आस्किंग यू ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन. क्या ये सही वैल्यू है या नहीं? लेट्स सी. यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेड डेफिसिट टीडी की वैल्यू है टीडी. एक्चुअली ट्रेड डेफिसिट होता कब है? जब हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं, राइट? ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हमारे पास डेफिसिट या सरप्लस आता है. ठीक है, और डेफिसिट वर्ड कब होता है? जब इंपोर्ट मोर है एक्सपोर्ट से. इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता होगा? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट. इंपोर्ट ज्यादा थे तो हम ज्यादा में से ही कम को माइनस करेंगे. यहाँ पे ये 1500 है, इंपोर्ट मुझे पता है दैट इज 3500 एंड एक्सपोर्ट इज समथिंग वी नीड टू फाइंड. मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि क्या मेरा आंसर ये आ रहा है. तो एक्सपोर्ट को वहां ले जाते हैं, इसको वहां ले जाते हैं. एक्सपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी 2000 करोड़. दिस इज द आंसर. तो क्या ये सही है? एकदम सही है. एक्सपोर्ट हमारे 2000 ही होंगे. इतना क्लियर है? ट्रेड डेफिसिट 1500 है, इंपोर्ट 3500 है. तो हमने इस फॉर्मूला में पुट कर दिया. ये एक ऐसा फॉर्मूला है, आपको क्रैम नहीं करना है, आपको सिर्फ ये समझनी है सिचुएशन कि एक्चुअली सरप्लस या डेफिसिट कब होता है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. एक्सपोर्ट ज्यादा है तो अच्छी चीज है, सरप्लस हुआ. इंपोर्ट ज्यादा है तो अच्छी चीज नहीं है, डेफिसिट होगा. सो बस वो फॉर्मूला में यू नीड टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ एक्सपोर्ट. हो सकता है इसमें ट्रेड डेफिसिट मिसिंग हो, सरप्लस मिसिंग हो, सो यू कैन जस्ट अप्लाई इट by relating it to the situation कि actual में क्या हो रहा है situation में. ठीक है, fine. So I hope you've understood all the questions. So this was all from this topic. I'll see you again in the next video.